आज हम लोग भाषा और व्याकरण पर चर्चा करेंगे। इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा के भेद कितने होते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाषा के बारे में समझें। इसमें याद रखिएगा इसकी परिभाषा में यह कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। यह पूछा जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। और भाष धातु का अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। हम लोग यह कह देंगे भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। यहाँ इसका अर्थ यहाँ पर प्रकट कर दिया गया है। भाष का मतलब होता है वाणी को प्रकट करना, वाणी को प्रकट करना। इसी के आधार पर यह परिभाषा तैयार हुई है, अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे भाषा के भेद। भाषा के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, लेकिन पहले तीन भेद निर्धारित किए गए थे, तो इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा, इसमें हम लोग परिभाषा बता देंगे, कह देंगे कि वह भाषा जब हम बोल करके अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करते हैं, वहाँ मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा जब हम लोग बोलकर अपने मन के भाव एवं विचारों को प्रकट करते हैं, वहाँ मौखिक भाषा होती है। जैसे भाषण देना, शिक्षक का पढ़ाना, यह मौखिक भाषा कहलाएगी। ठीक उसी तरह से लिखित भाषा, यहाँ भी बिल्कुल ऐसे परिभाषा हम लोग बता देंगे, कह देंगे जब हम लोग अपने मन के भावों एवं विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, जब हम लोग अपने मन के भावों एवं विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे पत्र लिखना, तो पत्र लिखने में हम लोग अपने भावों को लिख कर प्रकट करते हैं, वहाँ हम लोग बोल कर प्रकट नहीं करते हैं। अब इसके बाद तीसरा आता है सांकेतिक भाषा। तो इसमें हम लोग कह देंगे कि जब मन के भावों एवं विचारों को संकेत से प्रकट किया जाता है, यानी संकेत के द्वारा बताया जाता है, तो वहाँ सांकेतिक भाषा होती है। जैसे गूंगा व्यक्ति, यह बोल नहीं सकता है, कुछ कहना चाहता है तो संकेत के माध्यम से बताता है, तो इसलिए यह सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है। अब यहाँ यह जो सांकेतिक भाषा है, यह मुख्य रूप से लगभग अधिकतर लोगों को समझने में परेशानी होती है। इसलिए यह जो सांकेतिक भाषा है, इस सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी से हटा दिया गया। ये आप लोग याद रखिएगा, सांकेतिक भाषा अधिकतर लोगों को समझ में नहीं आती है, या सांकेतिक भाषा को समझने में परेशानी होती है, और परेशानी होने के कारण ही इस सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इसके बाद भाषा के रूप कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाषा के रूप में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, यहाँ चर्चा करेंगे जिसमें बोली, उपभाषा, परिनिष्ठित भाषा, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बोली के बारे में समझेंगे। तो यहाँ हम लोग कह देंगे बोली के बारे में, भाषा के जिस रूप का प्रयोग
सामान्य जनता अपने समूहों या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। इसमें हम लोग याद रखेंगे, भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। सामान्य लोग अपने समूह में व्यक्त करेंगे या प्रयोग करेंगे या अपने घरों में प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ नियमानुसार हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही हम लोग अपने घर आ जाते हैं वहाँ अपने मातृभाषा अर्थात बोली का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और या तो जब समूह हम लोग का इकट्ठा होता है यानी समूह बनता है हम लोगों का, तो वहाँ भी हम लोग अपनी भाषा को छोड़ करके बोली का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इसका परिभाषा बन गया है कि भाषा के जिस रूप का प्रयोग सामान्य जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे उपभाषा। उपभाषा क्या होती है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, बोली का प्रयोग जब साहित्य में किया जाने लगता है तो वह बोली न रह करके उपभाषा बन जाती है। जब बोली का प्रयोग साहित्य में किया जाने लगेगा तो वह बोली नहीं बल्कि अब उपभाषा कहलाएगी। जैसे ब्रजभाषा, अवधी भाषा। अब इसके बाद परिनिष्ठित भाषा। परिनिष्ठित भाषा क्या है, तो इसमें हम लोग याद रखेंगे, जब कोई बोली व्याकरण से परिष्कृत होकर भाषा का रूप ग्रहण करती है तो उसे परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। जैसे हिंदी क्या है, परिनिष्ठित भाषा है। यह व्याकरण से परिष्कृत हुई है भाषा, व्याकरण से यह भाषा व्याकरण से परिष्कृत हुई है, अर्थात इसकी त्रुटियों को निकाला गया है, इसलिए हिंदी को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। अब मातृभाषा क्या होती है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, माँ के द्वारा प्रदत्त भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा सबकी अलग अलग भी हो सकती है। जैसे किसी की माँ भोजपुरी सिखा रही है तो उसकी मातृभाषा भोजपुरी, किसी की माँ अंग्रेजी सिखा रही है उसकी मातृभाषा अंग्रेजी हो जाएगी। इस तरह से माता अपने बच्चों को जिस भाषा के बारे में जानकारी दे रही है वह मातृभाषा के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद राष्ट्रभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा वह भाषा जो अत्यधिक लोगों के द्वारा समझी व बोली जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह भाषा जो अत्यधिक लोगों के द्वारा समझी व बोली जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब यहाँ राष्ट्रभाषा तो नहीं बल्कि राजभाषा के रूप में हिंदी को ही रखा गया है। यहाँ हिंदी को ही राजभाषा के रूप में अभी फ़िलहाल में रखा गया है। अब इसके बाद आता है भाषा के आयाम। भाषा के आयाम क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो भाषा के 4 आयाम होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। ये हम लोग याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि भाषा के कितने आयाम होते हैं, तो 4, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद। अब हम लोग व्याकरण का परिभाषा देखेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण के अंदर हम लोग जो भाषा होती है उसके अशुद्धियों को दूर करते हैं, या हम लोग शुद्ध रूप से कैसे उस भाषा का प्रयोग करें इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अनुसार व्याकरण का परिभाषा बन जाता है, व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। किसी भी भाषा का, चाहे संस्कृत हो, अंग्रेजी हो या हिंदी, कोई भी भाषा हो, उसके शुद्ध रूप का ज्ञान कराएगा। अर्थात जो शुद्ध रूप का ज्ञान कराएगा वही क्या है, व्याकरण है। अब व्याकरण के अंग में
मुख्य रूप से 4 आते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शब्दों के बारे में, शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक उसी तरह से वाक्य विचार में वाक्य पर चर्चा होती है, यानी वाक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पद विचार के अंतर्गत हम लोग पद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये आप लोगों को क्रम वाइज एक पाठ के रूप में ही मिलेंगे, जिस पर बृहद चर्चा की जाएगी। अब इसके बाद आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं, तो पहले हम लोग समझे हुए हैं। लिपि अर्थात लिखने का ढंग, लेकिन यहाँ हम लोग थोड़ा एक अलग परिभाषा देखेंगे। तो लिपि के परिभाषा में हम लोग बता देंगे, किसी भी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिखने के ढंग को नहीं, बल्कि किसी भी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किया गया है, वह चिन्ह ही क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। जैसे यहाँ पर यह चिन्ह बनाया गया है, यह चिन्ह बनाया गया है, यह चिन्ह बनाया गया। यहाँ इस चिन्ह को हम लोग ए कहते हैं। ए अर्थात यह चिन्ह अंग्रेजी भाषा को प्रदर्शित कर रहा है। इस परिभाषा के अनुसार यह चिन्ह अंग्रेजी भाषा को प्रदर्शित कर रहा है, यह चिन्ह हिंदी भाषा को प्रदर्शित कर रहा है, यह चिन्ह संस्कृत भाषा को प्रदर्शित कर रहा है। अर्थात इसका परिभाषा बन जाता है, किसी भी भाषा को प्रदर्शित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग। अब इसके बाद ये पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि किस भाषा की कौन सी लिपि है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी होती है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी और उर्दू की फारसी। ये आप लोग याद रखिएगा। और कभी कभी ध्वनि के बारे में भी पूछ दिया जाता है कि ध्वनि किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि किसे कहते हैं। तो वर्ण विचार हम लोग अगले पाठ में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। तो ध्वनि के बारे में यदि पूछा जाए तो हम लोग यहाँ बता देंगे कि जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय मुख से निकलने वाली आवाज़ ध्वनि कहलाती है। जब हम लोग किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उस समय जो आवाज़ निकलेगी उस आवाज़ को हम लोग ध्वनि कहेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा। और वर्ण के बारे में मैं अगले पाठ में बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यह भाषा और व्याकरण।